तो जब तक वो अपलोड हो रही है तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत चालू करा दूँ, है ना। ये अपलोड हो ही रही है, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो हम यहाँ चालू करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, अब देखो। ऑडिटिंग हमने पूरा ये देखा कि कंपनी ऑडिटर की नज़र में कैसे होनी चाहिए, कंपनी ऑडिटर का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम पढ़ेंगे कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में क्या होता है आपका रिलेशन। शेयर होल्डर कहाँ गए अपने, ये रहे। कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे किसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ठीक है। बस तो ऐसा भी ज़्यादा अच्छा रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। हाँ बाय द वे, मैं तो आप बताने भूल गया, मेरा नाम हर्ष है, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम करा रहे हैं, ऑडिटिंग हम ऑलरेडी करा चुके हैं। 1 घंटे में ऑडिटिंग खत्म होगी, कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में कॉर्पोरेट भी खत्म हो जाए। कॉर्पोरेट मैंने बता दिया कि क्या है, ठीक है। अब देखते हैं ये एक्चुअल में क्या है। अबे, अवे, बे नहीं अवे, थोड़ा आदर सत्कार। अवे बाय अ कॉर्पोरेट इज गवर्न, ठीक है। एक तरीका जिससे कि कोई भी कॉर्पोरेट गवर्न हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कैसे कॉर्पोरेट आता है इसमें, कंपनी आती है, एलएलपी आती है, एलएलसी आती है, ठीक है। ये सारे जिस भी तरीके से गवर्न होंगे उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। सो दैट बिजनेस इज कंडक्टेड एज पर शेयर होल्डर डिजायर्स, शेयर होल्डर के डिजायर को फुलफिल कर सके आपका बिजनेस, ठीक है। इस चीज़ को कौन देखेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। इट इज़ अ सिस्टम मैकेनिज्म बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, एक सिस्टम एक मैकेनिज्म है जिससे कि कंपनी डायरेक्ट होती है, कंट्रोल होती है। पुट इन प्लेस अ सिस्टम चेक एंड कंट्रोल एंड बैलेंसेस बिटवीन, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक चेक एक बनाता है और कंट्रोल करता है ताकि बैलेंस बना रहे किन किन के बीच में, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ऑडिटर और कस्टमर्स के बीच में, ठीक है। अगला, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। आपके मैनेजमेंट की जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होंगी, जो भी बेस्ट तरीके होंगे, उनको अप्लाई करना किसकी जिम्मेदारी हो जाती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ठीक है। अगला, कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉ, जो भी एप्लीकेबल लॉ है, जो भी लॉ लगने चाहिए वो उनको लगाना, ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है। फिर अगला है इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है, सही तरीके में, सही श्रद्धा के साथ ये आपके लॉ लगे, ठीक है, ये भी इसकी जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। अगला, एडहेरेंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड, ये मुझे जरा इसका हिंदी अनुवाद देखना पड़ेगा, एक क्षण दीजिए मुझे। अरे pause, मिल गया। एडहेरेंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड यानी अनुपालन करना, इसका पालन करना एथिकल स्टैंडर्ड्स का, जो भी कंपनी के एथिकल स्टैंडर्ड्स है कि हम इतना डोनेशन करेंगे, इतना चैरिटी करेंगे, इतना हम इस स्कीम में देंगे, उस स्कीम में देंगे, पेंशन वगैरह, ठीक है, वो सब। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्लस डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपकी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिस्चार्ज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे निभाओगे, ठीक है। और ये भी किस किस तरीके से कि सस्टेनेबल रहे इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, आपके स्टेक होल्डर का होता रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार सब कुछ लुटा दिया, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप कुछ दे ही नहीं रहे। अगला, 5 एलिमेंट टू बी कंसिडर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सीजी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ऐसे कौन से 5 एलिमेंट है जो कि कंसिडर करने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हुए, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं हमारा ध्वनि प्रसारित हो रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, ध्वनि प्रसारित हो रहा है, ओके। अगला, पहला है इसमें फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, ठीक है। लंबे समय के लिए स्ट्रेटेजिक जो गोल्स हैं उन पे फोकस करना, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, टर्म एंड स्ट्रेटेजिक, मैंने थोड़ा स्पेस कम कर दिया, ठीक है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, लंबे समय के आपके जो लक्ष्य हैं उनकी सिद्धि, उनकी प्राप्ति करने पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। अगला, एम्प्लॉयज़ के जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इसको सिक्योर करना। बेस्ट एग्जांपल मैं नाम नहीं ले सकता, आप समझ ही गए होंगे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, हर तरफ उनकी फर्म चल रही है, ठीक है। अगला, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट प्लस कम्युनिटी। एक तो यूट्यूब पे डालने का ये नुकसान है कि आप खुल के बात नहीं कर सकते, कि हम मेरे ऐसे सामने बैठे रहते तो कितनी हम बातें करते हैं ना, अलग अलग नाम लेते, पर अभी हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते, चाहे उनकी तारीफ करें चाहे बेइज्जती, ठीक है, फेम डी फेम का बात आ जाता है। तो यहाँ पर अब अगला इसमें आता है कौन सा एलिमेंट है, एनवायरनमेंट और कम्युनिटी, ठीक है। एनवायरनमेंट को आप कंप्लाई कर रहे हो, कम्युनिटी को आप ग्रो कर रहे हो, ये भी किसमें आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्कस करती है अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और क्या है, कस्टमर प्लस सप्लायर, कस्टमर सप्लायर के भी आपको कस्टमर से रिलेशन रखना है, आपको सप्लायर से रिलेशन रखनी है, ठीक है। वो आपकी कंप्लाइंस ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, आपकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही कि नहीं हो रही है ना,
इनमें से आई डोंट थिंक कि कुछ समझाने लायक है, बस मैं समझा देता हूँ यहाँ पर एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, कस्टमर और सप्लायर, इनका क्या रोल है। ठीक है, एनवायरनमेंट का रोल, अगर आप एनवायरनमेंट में अपना योगदान दोगे तो गवर्नमेंट से आपको पुश मिलेगा, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट में है तो बस चाचा विधायक हमारे वाला सीन। ठीक है, अगला कम्युनिटी, कम्युनिटी ग्रो करोगे तो आपकी सेल्स अपने आप ही बढ़ेगी, है ना। जैसे एग्जांपल दें तो एक आपकी स्पीकर एंड हेडफोन वाली कम्युनिटी आपने सुना होगा, आजकल बहुत फेमस हो रही है ना। तो वो कम्युनिटी क्या है, उसने अब कम्युनिटी ग्रो कर दिया, उस कम्युनिटी का हर एक बंदा सिर्फ उसी के प्रोडक्ट ओन करता है। ठीक है, और वो इन्फ्लुएंस भी करता है और कि भाई ये ले, ये सस्ता है, अच्छी साउंड क्वालिटी है ना। तो कम्युनिटी आप ग्रो करते हो तो कम्युनिटी ग्रो करने का आपको ही फायदा होता है, आपको जल्दी फीडबैक मिलते हैं, फीडबैक मिलेगा तो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम कॉस्ट लगेगी, आपकी सेल बढ़ेगी। ठीक है, कस्टमर, कस्टमर की आप सुनोगे तभी तो आपकी सेल मिलेगी। ठीक है, और सप्लायर, सप्लायर की आप सुनोगे नहीं तो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देगा नहीं, देगा भी तो हाई रेट पे देगा, हाई रेट पे नहीं भी तो बेकार मटेरियल देगा, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन को अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और आपकी सप्लाई से नहीं लेगी, तो इसलिए इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी सारे तीनों पॉइंट तो आई डोंट थिंक इसमें समझाने ऐसा कुछ है। ठीक है, जल्दी रिकवर करना है भाई, टाइम समय बहुत कम है। अभी हमारे वो 6 मिनट हो गए और अभी हमने 2 ही पन्ने करे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या बेनिफिट है, पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आपकी कॉर्पोरेट को सक्सेस मिलती है, इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ करेगी। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है ना, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से होगा क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी इमेज अच्छी होगी, इमेज अच्छी होगी तो वही फर्क आएगा कि जो एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड और एक नए ब्रांड में फ़र्क आता है। ठीक है, वेल एस्टेब्लिश रहेगा, आपकी इमेज अच्छी रहेगी तो लोग आपको खरीदना पसंद करेंगे, आपके सामान खरीदना पसंद करेंगे, आपको तो नहीं खरीदेंगे, आप थोड़े बिकाओ। ठीक है, आपके सामान को खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, अगला इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस फॉर रेजिंग फंड कैपिटल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ लो फ्लोटिंग कॉस्ट। ठीक है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है, फंड रेस करने में, क्योंकि आपका फ्लोटिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अभी आपको देता हूँ कि अगर आपने फ्लोटिंग कॉस्ट, अगर आपने मतलब अपनी क्या बोलते हैं कंपनी की इमेज अच्छी कर रखी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको, तो आपके जो भी इन्वेस्टर है वो जानते हैं यार ये बंदा ना बहुत सही है, ये बंदा ना आगे जाके प्रॉफिट ही प्रॉफिट करेगा, तो इसलिए आपको फंड रेस करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, आपकी कैपिटल एफिशिएंसी आपकी बनी रहती है। ठीक है, आपको कोई भी आराम से इन्वेस्टमेंट दे देगा, क्योंकि उसको पता है आपकी इमेज अच्छी है, आपका प्रोडक्ट में दम है, आपका मार्केट में वैल्यू अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आपकी कैपिटल की कॉस्ट आपकी गिर जाती है, क्यों, आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी रहेगी कि आपको कैपिटल में खुद से कॉस्ट लगानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस, शेयर प्राइस में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आपको ही देख लो ना, अच्छे ब्रांड के अब अगर जैसे पावर है, ठीक है, आपको सबको पता है पावर के केस में 2 बड़े नाम कौन से हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, उनमें से एक की वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा है, एक की वैल्यू अपने आप ही कम है, भले ही मार्केट का प्राइस दोनों का अलग अलग चल रहा है। वो बस इसीलिए कि आपकी मतलब देखा जाता है कि आपकी इमेज कैसी है, जिसकी जितनी अच्छी इमेज उसके शेयर प्राइस उतने ज़्यादा हाइक करते हैं। ठीक है, अगला मिनिमाइसेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स की वेस्टेज कम होती है क्योंकि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो, तो आपके पास अच्छी सी मैनेजमेंट है आपके ऊपर जो कि आपकी वेस्टेज पर नज़र रखे रही है। ठीक है, करप्शन के चांसेस घट जाते हैं, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, और मिसमैनेजमेंट आपका अवॉइड हो जाता है क्योंकि आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली किसी की निगाह बनी हुई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, ब्रांड फॉर्मेशन, आपका ब्रांड बनने में हेल्प होती है, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल, सबका फ़ायदा होता है। ठीक है, डायरेक्टर का फ़ायदा, सेल्समैन का फ़ायदा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फ़ायदा, सबका फ़ायदा। ठीक है, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड क्या हुई। ठीक है, वाइड स्प्रेड शेयर होल्डर एंट्रिंग इन द मार्केट। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग की एंट्री होना चालू हो गई है, जब से डिजिटल चीज़ें चालू हुई है, यूपीआई चालू हुआ है, आपका पैन से आपका लिंक करना बहुत इजी हो गया है ना, ऑथेंटिकेशन कराना इजी हो गया है, शेयर को खरीदना बेचना आसान हो गया, तब से बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आ गए। अब जब शेयर मार्केट में इतने सारे लोग आ गए हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैपिटल बहुत ज़्यादा आ गया, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, तो कंपनी को दिखने लगा कि हाँ यहाँ से अच्छा खासा जनरेट हम पैसा कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी को शेयर खरीदना होता तो वो लिटरली बॉम्बे जाता था, वहाँ जाके वो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करते थे, डॉक्यूमेंट वगैरह इशू होते थे, फिर वो खरीदता था, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ है कि मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर आ गए हैं, तो अब इतने सारे इन्वेस्टर आए हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं।
है ना। पहले क्या होता था कि अगर इन्वेस्टर आया है तो उस पर ले दे के दो तीन तो कंपनियां उसको दिख रही हैं, उसमें भी उसको पता नहीं है कि किसको लेना है किसको क्या लेना है, तो उसको जनरली जो बीच का जो भी मीडिएटर था वो कुछ भी चिपका देता था, वो खरीद लेता था। लेकिन अभी क्या है, अभी शेयर खरीदने वाले पे खुद पे एक्सेस है कि वो कंपनी की हर एक रिपोर्ट देख सकता है। तो इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई है। क्या क्या डिमांड बढ़ गई है, कहता है कि मुझे फेयरनेस चाहिए, मुझे डिस्क्लोजर चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है एक्चुअली में। तो ऐसा वो कर रही है, तो ये सब उसको चाहिए। अब ये सब उसको चाहिए तो कैसे मिलेगा, ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद ही मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगी ये सारी चीज़ें अचीव नहीं हो पाएंगी। अगला क्या है, चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर। ये कैसे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गए हैं, फॉरेन और इंडियन, ठीक है, और म्यूचुअल फंड आ गए हैं, एंजल इन्वेस्टर आ गए। ये क्या है कि आपको पता होगा कि अगर मान लो आपका कंपनी 100% की है तो उसमें ओनर कौन कहलाया जाएगा, ओनर वो होगा जिसपे 50% के प्लस के स्टॉक्स होंगे, है ना, 50% से ज़्यादा आपकी कंपनी के शेयर होंगे, वही आपका ओनर कहलाया जाएगा। पहले के टाइम पे क्या होता था कि कंपनी इतने शेयर इशू ही नहीं करती थी क्योंकि उसको पता था इतना पैसा मिलेगा ही नहीं। पर आजकल मार्केट इतना बड़ा हो गया है, कंपनी अपने 70% शेयर 60% शेयर लिस्ट कर देती है। अब मान लो ऐसे में कोई बंदा अगर कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले तो वो कंपनी का लॉजिकली ओनर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जो कि अभी केस में हुआ था एक आपकी सोशल मीडिया साइट पे एक दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी के द्वारा। मैं डायरेक्ट नहीं मिल रहा पर इनडायरेक्टली बहुत टारगेट कर दे रहा हूँ, है ना। तो उनका भी तो ऐसे होता है, उसने भी शेयर खरीद लिए थे तो उन पर्सन ने, तो इसलिए वो अब फिर सो कॉल्ड ओनर बन गए थे। ठीक है, आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूँगा। आपको क्या पता कितना रोकना पड़ता है खुद को ये सब करने से, ये नाम वाम मेरे मुंह पे आ जाते हैं, बस इनको बाहर निकलने से रोकना पड़ता है। ठीक है, आगे कॉर्पोरेट स्कैम को रोकने के लिए, स्कैंडल्स को रोकने के लिए, ठीक है, स्कैम्स का नाम, अभी देखो ये स्कैम का नाम तो मुझे ले लेना पड़ेगा, ये तो हमारी बुक में है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमारी बुक में है, मुझे नाम लेना पड़ेगा। हर्षद मेहता स्कैम हो गया, केतन पारेख का स्कैम हो गया। आई डोंट थिंक मैंने इसका सही प्रोनाउंस किया, केतन नाम कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। ठीक है, और क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या प्रिंसिपल है, ठीक, ट्रांसपेरेंसी आपकी बनी रहे। ट्रांसपेरेंसी क्या है, फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फो, मटेरियल इन्फो का फुल डिस्क्लोजर मिले। शुड बी इन मैनर दैट, ट्रुथ हो उसमें, अंडरस्टैंड ईजी हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, इस मैनर में आपकी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट्स। ठीक है, और एक्यूरेटली होना चाहिए, एडिक्वेटली यानी पूर्णता होना चाहिए, कुछ भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और टाइमली डिस्क्लोजर, समय से आपका डिस्क्लोजर होना चाहिए, नहीं साल खत्म हो गया अगला साल आ गया तो आप पिछले साल की रिपोर्ट दे रहे हो। ठीक है, अगला पब्लिश रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट अफेयर। कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिश करते रहना चाहिए, किसमें, न्यूज़पेपर में, प्रेस रिलीज में, वेबसाइट पे, ताकि लोगों को पता चले, वरना कैसे पता चलेगा। ठीक है, आपने तो मान लो यहाँ रिलीज़ कर दिया, वहाँ पर मान लो आपने दिल्ली में रिलीज़ कर दिया, वहाँ पर चेन्नई में रहने वालों को पता ही नहीं आपने क्या बोला है, उतनी दूर आपकी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही है, तो उसको आप कैसे बताओगे, न्यूज़पेपर के थ्रू, प्रेस के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, मतलब जो भी तरीका हो सके उससे आप डिस्क्लोजर कर लो। और कैसे डिस्क्लोजर करो, साल में एक बार कर लो, 3 महीने में एक बार कर लो, हर महीने एक बार कर लो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर लो। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, इट इज़ लाइबिलिटी टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ वंस डिसीजन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर। यानी अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, यहाँ मेनली बात हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी ने अगर कुछ बोला है तो उसके पीछे का उसको रीज़न देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि वैसे तो बड़े बड़े मुद्दों पे बात हो रही है, मैं बात करूँगा तो आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि हेडफोन ईयरफोन बेकार होते हैं, हेडफोन अच्छे होते हैं, तो उसके पीछे ना मुझे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, तो मैं रीज़न दूंगा भाई कि ईयरफोन ना कानों के एकदम बीच अंदर तक जाते हैं, हमारे ईयर ड्रम से एकदम चिपक जाते हैं, एयर कैविटी बना लेते हैं, तो उससे हमारे ईयर ड्रम ज़्यादा डैमेज होती है, जबकि हेडफोन में थोड़ा गैप बना रहता है, कुशन रहता है। बड़े साइज़ के ईयर ड्रम्स, बड़े साइज़ के उसके वो होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब कई सारे मैं रीज़न दे सकता हूँ। तो ऐसे आपने जो भी बात बोली है ऐसे नहीं कि बस बोल दो, उसके पीछे आपको रीज़न प्रॉपर देना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी कौन कौन ले सकता है, आपका चेयरमैन ले सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले सकते हैं, सीईओ ले सकता है, सीएफओ ले सकता है, सीओओ ले सकता है। किसके लिए, फॉर यूज ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड स्टेक होल्डर। ठीक है, कंपनी के रिसोर्सेज का वो यूज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और उससे स्टेक होल्डर और कंपनी को क्या फ़ायदा होगा उसको बताना पड़ेगा। कि अगर मान लो आपका शेयर, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई कह रहा है कि भाई मुझे 50 करोड़ दे दो, तो ऐसे थोड़ी ना उसको दे देंगे, उसको बताना पड़ेगा 50 करोड़ को करेगा क्या। ठीक है, तभी उसको मिलेगा। आगे हम देखते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑन द पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट पर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कौन, कि जो एकदम हाई लेवल पे है। ठीक है,
क्योंकि अगर वही लोग बेचारे डर डर धबके रहेंगे तो अपने नीचे नीचे वालों को क्या ही संदेश पास करेंगे, और उसके नीचे वाले फिर अपने नीचे वालों को क्या ही करेंगे, तो कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके इन्फ्लुएंस में नहीं होने चाहिए। ठीक है, और क्या है, टेक डिसीजन ऑब्जेक्टिवली, उनको डिसीजन लेने आने चाहिए। ठीक है, फॉलो प्रूडेंस। प्रूडेंस भी मुझे इसका इंडियन अनुवाद देखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कवर कराना, तो मैं ज़्यादा सोचने में समय व्यर्थ नहीं कर सकता। तो प्रूडेंस होता है यानी आपकी क्या बोलते हैं इसको, ओनरशिप को, आपकी लीडरशिप को, इसको फॉलो करना। ठीक है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर दिखाऊं तो ये रही, द एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन वन सेल्फ बाय द यूज ऑफ रीजन। अब देखो एक्चुअली मैंने नोट्स बनाए थे काफ़ी टाइम पहले। ठीक है, अभी जस्ट एग्जाम आने वाला था, सोचा जल्दी कवर करा दूँ, तो इसलिए मुझे जस्ट ये वर्ड याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कर दिया। अब देखो जो सच है तो है, अब क्या करें। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। सेबी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सीजी। अब ये क्या है, सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। सेबी ने एक फर्म बनाई या कमेटी बनाई, कुमार बिरला मंगलम कमेटी। ठीक है, इसका क्या है, गाइडलाइन फॉर द कंपनी प्लस स्टॉक एक्सचेंज। ये गाइडलाइंस जारी करती है ये कुमार बिरला मंगलम कमेटी, किसके लिए, कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज के लिए। ठीक है, इस ये किसकी गाइडलाइंस में से पहली गाइडलाइन हम देखें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या गाइडलाइन ये डालती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए क्या गाइडलाइन ये रिलीज करती है। ठीक है, पहला, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल डिपेंड ऑन इफ द चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिपेंड करेगा कि जो आपके डायरेक्टर है वो जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है। इंडिपेंडेंट कौन होता है, डायरेक्टर हु आर पार्ट ऑफ रिसीविंग हु अ पार्ट ऑफ रिसीविंग डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन डू नॉट हैव एनी अदर मटेरियल प्रिपोजिशन रिलेशनशिप विद द कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो मतलब बेसिक डिफरेंस क्या आता है कि आपके जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जिनका कंपनी से कोई पर्सनल रिलेशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, या कंपनी उनके चाचा रे मौसेरे भाई की है, या ऑडिटिंग वो देखते हैं, या कुछ भी है जिसमें उनका कंपनी से डायरेक्ट कोई रिलेशन है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और जिनका कनेक्शन नहीं है कंपनी से डायरेक्ट, यानी जो एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकते हैं। अब जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, जिनका कंपनी से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो जैसी बात है कंपनी के भले की सोचेंगे, मतलब कंपनी के भले की इन द सेंस कोई अगर बुरी चीज़ होगी तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे उल्टा कि जी ये चीज़ गलत हो रही है ना। और जो कंपनी के भले की सोचेगा वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा बायस डिसीजन ले लेगा। तो इस केस में यहाँ क्या बोला है, सबसे पहले तो बोला आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का, यानी आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनमें एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की फिक्स कंपोजिशन है वो होनी चाहिए। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। इसमें क्या रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल डिपेंड ऑन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिपेंड करेंगे कि कितने आप, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो आपका चेयरमैन है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन है या जो मेन हेड है, वो एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है ना। जैसी बात है, अगर आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको और चाहिए होंगे जो कि आपके अनबायस्ड डिसीजन ले सके। ठीक है, और अगर आपका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, यानी जो पहले ही अनबायस्ड है, तो उस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कम भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, तो मतलब एक सिंपल सी बात दोबारा समझ लो। यहाँ पर है जैसे एग्जीक्यूटिव जो जिनका कंपनी पे कोई इंटरेस्ट है, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा हो या कंपनी से जिनका कोई रिलेशन हो, ठीक है, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है, जिनका कंपनी से कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, जिनका मतलब ये एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, जो कि बायस ना हो। और इंडिपेंडेंट कौन नहीं होते, ठीक है, जिनका कंपनी पे मतलब कोई बायस डिसीजन हो। ठीक है, वो होते हैं नॉन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हु अ पार्ट ऑफ रिसीविंग डायरेक्टर रिकमेंडेशन डू डू नॉट हैव एनी अदर मटेरियल पेक्यूलियरिटी रिलेशनशिप विद द कंपनी। ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं, ये रेमुनरेशन उसको होना चाहिए था, ये मैंने यहाँ एक गलती कर दी। रेमुनरेशन यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर होते हैं जिनको सिर्फ उनके डायरेक्टर होने के रेमुनरेशन यानी उनकी क्या बोलेंगे फीस के अलावा कुछ नहीं मिलता।
तो अगर आपको फीस के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा तो आप फालतू की चीज़ें सोचोगे ही नहीं, है ना। जो चीज़ सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के लिए जो ये बिरला कमेटी है, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, इसने क्या बोला, कुमार बिरला मंगलम कमेटी, सॉरी, कुमार बिरला आ, कुमार बिरला मंगलम कमेटी, हाँ, इसने ऑडिट कमेटी के लिए क्या बोला है, ठीक है। ऑडिट कमेटी के लिए बोला है कि इसमें इंडिपेंडेंट जो भी डायरेक्टर होंगे वो कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके होने ही होने चाहिए, ठीक है। और ये तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। और ये मेजोरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी आपकी अगर मान लो 7 है, 7 में से आपकी मेजोरिटी कितनी बन जाएगी, 4, तो उस केस में आपके 4 इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और अगर आपकी मान लो मैं कहूँ 4 है, 4 में से मेजोरिटी कितनी बनती है, नहीं, अगर मैं मान लो मैं कहूँ 3 है, 3 में से मेजोरिटी कितनी बनती है, 2 बनती है, तो उस केस में क्या 2 होंगे, नहीं 2 नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला मिनिमम 3, यानी यहाँ बोला आपके 3 तो होने ही चाहिए। और अगर आपके मेंबर्स जितने भी हैं उनमें से जो मेजोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंडिपेंडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके 7 है तो 7 में से 4 होने चाहिए, 3 है तो 3 के 3 होने चाहिए, 6 है तो 6 में से 4 होने चाहिए, 5 है तो 5 में से 3 होने चाहिए, है ना। तो ऐसे आप समझ ही होंगे, यानी मिनिमम 3 तो होने ही होने चाहिए, और उसके ऊपर भी हो सकते हैं अगर आपका जो क्या बोलते हैं मेजोरिटी है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है तो, ठीक है। और कह रहे मिनिमम 1 शुड हैव फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग नॉलेज, यानी आपके जो डायरेक्टर उनमें से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जिसमें फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज होगी। कहाँ की बात हो रही है, ऑडिट कमेटी की, यानी जो ऑडिट फर्म है उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। और चेयरमैन शुड बी इंडिपेंडेंट, चेयरमैन इंडिपेंडेंट होना ही होना चाहिए, चेयरमैन नहीं होना चाहिए जिसको कंपनी से कोई पर्सनल फायदा हो रहा है, ठीक है, उसको कंपनी के लिए ट्रू एंड फेयर होना पड़ेगा। अगला, चेयरमैन मस्ट बी प्रेजेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरीज, जो चेयरमैन है उसको एनुअल जनरल मीटिंग पे अवेलेबल होना पड़ेगा ताकि वो शेयर होल्डर की क्वेरीज का आंसर कर सके, ठीक है। अगला, ऑडिट कमेटी के पावर्स क्या क्या हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर सबमिटेड, इन्वेस्टिगेशन वो कर सकती है। सीक इन्फो फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को बुला सकती है, उसके पूछताछ कर सकती है, ठीक है, एक हद तक, ये नहीं कि टॉर्चर कर रही है उसको सिल्लियों पर लेटा रही है, वो वाले काम नहीं, ठीक है। अलग, आउटसाइड लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस, ठीक है, लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस उसको देनी होगी, आउटसाइडर्स आउटसाइड से ले सकती है, मतलब यहाँ पर आउटसाइडर मैं लिखना भूल गया, आ रहना चाहिए था, ठीक है। किसी भी आउटसाइडर से लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस ले सकती है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ऑडिट कमेटी को मान लो कोई नए लॉ के बारे में पता ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है, तो उस केस में वो आउटसाइड में जो भी उसकी गवर्नमेंट बॉडी से उसकी जान पहचान है, या फिर जो भी बंदे से जो भी लॉयर से उसकी जान पहचान है, तो उससे वो उस केस में पूछ सकती है कि जी नया नॉर्म क्या आया है, नया रूल क्या आया है, तो उसके बारे में वो लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइस ले सकती है। अगला, सीक अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर विद रेलिवेंट एक्सपर्टीज, अब मान लो उसको उसका काम कंपनी के अंदर वाले एम्प्लॉय से नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में वो क्या करेगी, बाहर का कोई बंदा बुला के उससे काम निकलवा सकती है, कि जैसे बैंक का बंदा बुला लिया, उससे पूछ लिया कि जी बताओ जी आपने क्या क्या एंट्री पास करी थी, ये वो, है ना। तो बाहर वाले बंदे को भी उठा के बुला के उससे उठा के नहीं बुला के उससे पूछताछ कर सकती है। अगला, रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कंपनी के रोल एंड फंक्शन क्या है, पहला, ओवरसी या रिव्यू करना द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ओवरसी करना या रिव्यू करना, ठीक है। अगला, चेक द डिस्क्लोजर प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, ठीक है, मतलब जो भी डिस्क्लोजर हैं आपके, जो भी कंपनी डिस्क्लोज कर रही है वो, और जो भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, उनको चेक करना, ठीक है, कि वो ट्रू फेयर है कि नहीं, वो करेक्ट है कि नहीं, वो सफिशिएंट है कि नहीं, है ना। अगला, रिकमेंडेशन ऑन द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, जो भी आपका ऑडिटर है उसके रिमूवल में या फिर उसके जो भी नया आपका ऑडिटर अपॉइंट होगा उसके लिए आपको रिकमेंडेशन आप दे सकते हो, ठीक है, कि ये रिमूव होना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। आगे, रिव्यूइंग दी अटेंड एडिक्वेंसी, एक मिनट, कॉल आ रहा था, एक मिनट, हाँ, रिव्यूइंग दी एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है, आपको रिव्यू करना है एडिक्वेसी यानी पर्याप्त है कि नहीं, क्या चीज़ पर्याप्त है कि नहीं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन आपकी पर्याप्त है कि नहीं, इसको कुछ एक्सटर्नल ऑडिट की भी ज़रूरत है कि नहीं, आपको प्राइवेट कराने की ज़रूरत है कि नहीं, है ना, वो चीज़ देखना। डिस्कस विद एक्सटर्नल ऑडिटर,
यानी बाहर से कोई ऑडिटर बुलाया, उसके साथ कुछ चीज़ डिस्कस कर ली कि मान लो आपको कुछ चीज़ खुद समझ नहीं आ रही है, लोड ज़्यादा है, आप खुद नहीं कर पा रहे, तो आपने कोई और भी बुला लिया अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। इसका नेचर, टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। अगला, रिव्यूइंग द कंपनीज फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, कंपनी की फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को रिव्यू करना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रेमुनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रेमुनरेशन यानी सैलरी का पैकेज क्या रहेगा, थोड़ा धनराशि पैसों की बातें हो जाए, है ना। रेमुनर वैसे बहुत खुशी मिलती है ना जब आपके अकाउंट में ऐसा पैसा आता है, योर बैंक हैज बीन क्रेडिटेड विद। यहाँ पर हम देखते हैं रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन अ सेपरेट सेक्शन इन सीजी इन एनुअल रिपोर्ट। जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक अलग कॉलम होता है, उसमें भी एक अलग सा सेक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने किस डायरेक्टर को कितना दिया है, ठीक है, ताकि आपको, ताकि देखने वाले को पता चले कि इसने कोई घूस घूस तो नहीं दिया, इसने एक्स्ट्रा पैसे तो ना दिए कंपनी के डिसीजन में, ठीक है। इसमें आपको बताना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स जो भी आपके रेमुनरेशन में आपने दिए हैं, डायरेक्टर को दिए, चाहे वो उसकी सैलरी है, पर्क है, बोनस है, स्टॉक ऑप्शन है, पेंशन है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, वो सब आपको उसमें दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल, जो भी आपकी परफॉर्मेंस लिंक है वो उसमें क्या क्या फिक्स्ड है, क्या क्या वेरिएबल है, वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अगला है बोर्ड प्रोसीजर। बोर्ड प्रोसीजर के लिए क्या क्या है, बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। बोर्ड मीटिंग कम से कम साल में 4 बार होनी चाहिए, जिसमें दो के बीच का मिनिमम गैप होना चाहिए, मैक्सिमम गैप होना चाहिए 4 मंथ, ठीक है। यानी 2 मीटिंग के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ का गैप होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और साल में कम से कम 4 आपकी मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और वन डायरेक्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 10 कमिटी। एक डायरेक्टर 10 से ज़्यादा कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। एक मिनट, हाँ, एक डायरेक्टर 10 से ज़्यादा कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। और 5 से ज़्यादा कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या क्या है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये हम आगे देखते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इन एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, ये मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। अब ये क्या है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, किसमें, आपके मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इन एनुअल रिपोर्ट। जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होगी ना, उसमें एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, जिस कॉलम का नाम होगा आपका मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इस नाम का आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। उस कॉलम में क्या क्या बनाओगे, बताओगे आप अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या हैं कंपनी के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, यानी क्या क्या उसके लिए क्या बोलते हैं, एक तो एकदम सही टाइम पे मेरा हिंदी हिल जाता है, एक क्या क्या, एक मिनट सब्र, हाँ, मतलब क्या क्या उसके अवसर हो सकते हैं, क्या क्या उसके थ्रेट, यानी क्या क्या उस पर क्या बोल सकते हैं उसको दोबारा, हाँ, क्या क्या उस पर खतरे हो सकते हैं, ठीक है, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। सेगमेंट वाइज आपको प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस बताना पड़ेगा कि आपका एक सेगमेंट कैसे परफॉर्म करा, आपका एक प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, यार अभी तो नाम लेने पड़ेगा, कोई नहीं, ऐसे बिना नाम लिए भी कर देते हैं, नाम ले लूँ क्या, चलो छोड़ो, ऐसे ही बोलते हैं। एक मान लो कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो एसयूवी बना रही है, वो सीडैन बना रही है, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा कि उसका एसयूवी सेगमेंट कितना कर रहा है, उसका सीडैन सेगमेंट कैसा कर रहा है। अब एसयूवी में भी उसको मान लो 3 एसयूवी उसकी टोटल, ए बी सी, तो उसको बताना पड़ेगा ए कैसा काम कर रहा है, बी कैसे कर रहा है, सी कैसे कर रहा है। तो देखो, उसने एसयूवी और सीडैन का जब बताया तो हो गया सेगमेंट, ठीक है, और जब उसने ए बी सी बताया तो हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको दोनों की परफॉर्मेंस उसको बतानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी बिजनेस का रिस्क उसको बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्लस ऑपरेशन परफॉर्मेंस उसको बतानी पड़ेगी, ठीक है। मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल डेवलपमेंट यानी बड़े लेवल की जो भी डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन रिसोर्स में, चाहे वो बड़े लेवल की ट्रेनिंग हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। और शेयर होल्डर के लिए क्या है, शुड बी इंटीमेटेड व्हेन न्यू डायरेक्टर अपॉइंटेड। शेयर होल्डर को आपको बताना पड़ेगा, हर बार इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा जब भी नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा या एग्जिस्टिंग डायरेक्टर रिप्लेस होगा, क्यों, या रिपॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि जब भी आपका नया डायरेक्टर आएगा तो कंपनी के डिसीजंस को वो चेंज करेगा। कंपनी डिसीजन चेंज करेगा तो कंपनी के प्राइस अप या डाउन हो सकते हैं, तो इसके बारे में शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, है ना। और अगर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ही दोबारा रिपेयर हो रहा है तो भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि शेयर होल्डर को पता चले कि जो चीज़ अब तक चल जा रही है तो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अगला, ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वो कैसा है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पर बता रखे
कि उसका नेचर ऑफ एरिया क्या है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। नंबर ऑफ कंपनीज वो कितनी होल्ड करता है, डायरेक्टरशिप एंड मेंबरशिप ऑफ कमिटी, कितने में वो डायरेक्टर है, कितने में मेंबर है। हम यहाँ देखते हैं इशूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या इशू आते हैं। पहला, वैल्यू बेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, इसमें एथिक्स का इशू आता है, वैल्यू का आता है, शुड भी मेंशन मेंटेन होना चाहिए, लॉन्ग रन बिजनेस नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसकी होती रहनी चाहिए, ठीक है। ये इसके इश्यूज होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि उसके एथिक्स मेंटेन रहने चाहिए, यानी अगर कंपनी ने बोला है कि हम वृद्ध जनों को, जो भी बूढ़े व्यक्ति हैं उनको डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट मिलते रहना चाहिए, है ना। कंपनी की वैल्यूज़ डिसहार्म नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी के लॉन्ग रन के कोई बिजनेस की नीड्स है, मान लो लंबे समय के लिए उसको जैसे अगर कोई कोल की कंपनी, उसको कोयला चाहिए चाहिए लंबे समय के लिए, तो वो चीज़ उसको मिलती रहेगी कि नहीं, वो चीज़ उसको देखनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसकी हो रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं एक ही बार में सब कुछ खर्च कर दिया या सब कुछ लुटवा दिया, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। हॉलिस्टिक व्यू, रिलीजियस व्यू, यहाँ पर रिलीजियस व्यू यानी आपके धर्म से नहीं है, यहाँ पर रिलीजियस व्यू यानी आपकी कितनी श्रद्धा है कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी आप कंपनी के लिए कितने समर्पित हैं, वो आपको देख इम्पोर्टेंस है, ठीक है। स्पेशल एफर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर, ठीक है, दिखा रहे ना आप स्पेशल एफर्ट कितने कर रहे हैं ताकि आपके स्टेक होल्डर डेवलप कर सके, है ना। काम तो सारे कर रहे हैं, पर कुछ एक आध कंपनी सोचती है शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा सोचती है, जो साल में 2-3 बार आपके डिविडेंड दे देती है ना, जो बार बार आपको क्या बोलते हैं, ईमेल कर करके बताती रही थी कि अभी कंपनी में ये हो रहा है, अभी कंपनी में ये हो रहा है, ठीक है। तो वो है। आगे, डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कि आपकी कंपनी में कितनी आपके डिस्क्लोजर्स हैं, कि आप कितना अपने आप को दिखाते हो जनता को, कितने आप ट्रांसपेरेंट हो, कितने आप अकाउंटेबल हो अपनी करी गई हरकतों पे या एक्शंस जो आपने लिए उन पे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, आपका रेगुलर ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है, पार्शलिटी तो नहीं हो रही, हरासमेंट तो नहीं हो रहा, ठीक है, ऑफिस में कोई पार्शियलिटी तो नहीं हो रही। ऑफिस पार्शियलिटी, ये तो बात तो एक ही होगी वैसे, ऑफिस पार्शियलिटी वाला, ठीक है। बेस्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट आपको कैसा मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको तपती धूप में बैठा दिया काम करने और फिर आपसे काम नहीं हुआ तो आपको जॉब से निकाल दिया, है ना। मतलब देखना कि एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला, इंसेंटिव टू मोटिवेट एंड इनोवेट, आपको बार बार इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि नहीं, इंसेंटिव नहीं मिलेंगे तो आपका एक तरह से रुझान कम हो जाएगा, ठीक है। और आप इनोवेशन कर रहे हो कि नहीं, नेसेसिटी इन जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है, लेसन फ्रॉम फेलियर, ये आप कर रहे हो कि नहीं, है ना। अगला है एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस हम कब कहेंगे कोई कर रही है, ठीक है, जब सभी का पार्टिसिपेशन होगा, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपके शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, ऑडिटर है, ठीक है। जब रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा, ठीक है, जब लॉ के ऊपर जो भी अपने रूल्स बनाए वो सारे फॉलो होंगे, जब आपकी कंपनी ट्रांसपेरेंट रहेगी, जब ट्रांसपेरेंट रहेगी तो सबको पता है कि क्या क्या कंपनी में हो रहा है, तो कंपनी अपने आप ही सही रास्ते पर चलेगी ताकि कुछ भी किसी को गलत ना दिखाई दे, ठीक है। जब कंपनी रिस्पॉन्सिव रहेगी सारी कंप्लेंट्स को लेके, ठीक है, और ग्रीवेंस को लेके, यानी जब कंपनी अपनी सारी कंप्लेंट सारे उस पर जो भी इल्ज़ाम वगैरह लग रहे हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, उनके लिए वो क्या बोलते हैं, पे ऑफ करने को तैयार होगी, ठीक है। ग्रीवेंस का हिंदी देखना पड़ेगा दोबारा। जी हाँ, शिकायत, सारी शिकायत, ठीक है, देखो आपके सामने कर रहा हूँ, ये देखो जो चीज़ सच है तो सच है, मुझे एक मोमेंट पे याद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट सही से हो रही है कि नहीं, ठीक है, बेनिफिट इनका स्टेक होल्डर को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने मान लो 10 आपके शेयर होल्डर हैं, एक ने आपके 1 करोड़ लगाया, बाकी सबने 1-1 लाख लगाए, तो ऐसा तो नहीं आपने सबको 10-10 रुपये बांट दिए, क्योंकि एक्चुअल में जिसने ज़्यादा पैसा लगाया आपको उसको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना। तो ये चीज़ वेरीफाई करना कि सबको अकॉर्डिंग टू द उनने कितना पैसा लगाया उतना उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें थ्योरी आती है 3 मेनली, थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये 3 थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजेंसी थ्योरी, ठीक है, ये क्या कहता है कि डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसके अकॉर्डिंग आपके जो डायरेक्टर वो एजेंट है और प्रिंसिपल कौन है, शेयर होल्डर है, ठीक है। प्रिंसिपल हायर द एजेंट टू परफॉर्म द वर्क एंड मैनेज द कंपनी, क्या कह रहे हैं, जो भी आपका प्रिंसिपल है, शेयर होल्डर है, वो डायरेक्टर को अपॉइंट करता है ताकि कंपनी वर्क कर सके। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मेन अथॉरिटी कौन हो गया, शेयर होल्डर हो गया, आपका शेयर होल्डर के पास अथॉरिटी है, वो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा कि वो अब कंपनी चलाएगा,
ठीक है। तो एजेंसी थ्योरी में आपका शेयर होल्डर मेन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल डेलीगेट द पावर एंड वर्क ऑफ रनिंग द बिजनेस टू डायरेक्टर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, इस केस में शेयर होल्डर्स हैं, वो पावर देते हैं आपके अ, जो भी डायरेक्टर है उसको, ठीक है, ताकि बिजनेस सही वे में वर्क कर सके और इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट हो सके। तो एजेंसी थ्योरी में अगर इन्वेस्टर किसी को हायर कर रहा है तो जैसे वो तो अपना ही प्रॉफिट चाहेगा कि भाई मुझे ज़्यादा डिविडेंड मिल जाए, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी एजेंट में टेक मेक डिसीजन विच आर नॉट, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी एजेंट में मेक डिसीजन विच आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। वो ऐसे भी डिसीजन बना सकता है जो कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपने किसी को अपॉइंट किया हो, वो आपका फायदा नहीं, वो अपना ही फायदा देखने लग जाए, ठीक है। एजेंट में वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, जो आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया, ऐसे भी तो हो सकता है वो डायरेक्टर अपने प्रॉफिट देखने लगे, धांधली करने लगे। धांधली थोड़ा सा ऑफ बीट चला गया, ठीक है। मतलब कोई वो डिसऑनेस्ट वाला काम कर दे, कुछ वो स्कैम वगैरह कर दे, ऐसे भी तो हो सकता है ना। एजेंट में नॉट वर्क एज पर एक्सपेक्टेशन, ऐसा हो सकता है आपने एजेंट तो अपॉइंट कर दी, वो एजेंट अब अपने मन की कर रहा है, आपकी सुन ही नहीं रहा। मेन प्रॉब्लम इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आप भी ओनर हो, वो भी ओनर है, दोनों ओनर हो, और लेकिन दोनों का मैनेजमेंट अलग है। आपका काम सिर्फ ओनर अपॉइंट करना है, अब उसका काम है कि वो अब बाकी सब देखेगा, ठीक है। तो इसका मेन कंक्लूजन क्या है, एम्प्लॉय शुड बी अकाउंटेबल इन देयर टास्क एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एम्प्लॉयज और डायरेक्टर को अकाउंटेबल होना पड़ेगा उनके टास्क के लिए, ठीक है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट शुड बी इम्पोज, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी होनी चाहिए, ताकि अगर डायरेक्टर अपना काम सही से ना करे तो उसको कुछ पनिशमेंट मिल जाए, ठीक है। अगला है आपका स्टीवर्ड थ्योरी। स्टीवर्ड क्या है, रखवाला, यानी डायरेक्टर आर कंसिडर एज स्टीवर्ड दैट प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो डायरेक्टर है वो किसके लिए सोचता है, हमेशा स्टेक होल्डर्स के लिए सोचता है, शेयर होल्डर्स के लिए सोचता है, ताकि उनका फायदा हो सके, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। स्टीवर्ड आर सर्टिफाइड एंड मोटिवेटेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज अटेन्ड। जो भी आपके स्टीवर्ड्स हैं, जो भी आपके डायरेक्टर हैं, उनका खुद का कोई इंटेंशन नहीं है, वो अब ये सब मोह माया त्याग चुके हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सके और शेयर होल्डर का प्रॉफिट हो सके। यानी डायरेक्टर जब आपके एकदम अपना खुद को समर्पित कर दे, अपनी खुद की लालसा छोड़ दें, तो तब वाले केस को उनके बोलते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। दिस थ्योरी स्ट्रेसेस ऑन डायरेक्टर्स ड्यूटी टू एक्ट मोर एनोटोमसली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ये वर्क करेंगे, ये कौन बोलता है, स्टीवर्डशिप थ्योरी बोलता है। डायरेक्टर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर जॉब वॉलेंट्री एंड एक्ट प्रूडेंटली एंड डिलीजेंटली। प्रूडेंटली यानी बुद्धिमत्ता के साथ, डिलीजेंटली यानी लगन के साथ, ठीक है। डायरेक्टर अपने बुद्धिमत्ता और लगन दोनों के साथ काम करते हैं ताकि शेयर होल्डर को फायदा हो सके, ठीक है। अब ये याद करने का सिंपल तरीका क्या है, पहला तो आप एजेंट थ्योरी आप समझ जाओगे कि आपके शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं एज एन एजेंट काम करने के लिए, ठीक है। स्टुअर्ट थ्योरी, स्टुअर्टशिप का हिंदी कन्वर्जन याद कर लो, हिंदी इसका अनुवाद याद कर लो, रखवाला आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अगला हमारा लास्ट क्या है, स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या है, दिस थ्योरी फोकसेस ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स नॉट ओनली टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर बट ऑल्सो टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर। ये क्या कहता है, स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहती है, देखो अभी तक हमारी बात हो रही थी शेयर होल्डर के लिए, लेकिन अब बात है स्टेक होल्डर के लिए। स्टेक होल्डर में कौन कौन आ जाते हैं, सप्लायर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, ठीक है, ये भी आ जाते हैं। इनके प्रॉफिट का क्या, तो इनके प्रॉफिट की कौन सोचता है, मैनेजमेंट और डायरेक्टर मिलके। जब मैनेजमेंट डायरेक्टर मिलके इनकी प्रॉफिट की सोचे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेक होल्डर थ्योरी बोलेंगे, ठीक है। इसमें कंपनी और फर्म के लिए, ठीक है, इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर कंपनी या जो फर्म है वो क्या करेगी, इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो उसके लिए क्या करेगी, अच्छे डिसीजंस लेगी, डिस्क्लोजर करेगी। कस्टमर को प्रॉफिट हो उसके लिए क्या करेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट लाएगी, रीजनेबल प्राइस रखेगी। कम्युनिटी को प्रॉफिट उसके लिए क्या करेगी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट देगी, ठीक है। हैंडीकैप और पुअर को एम्प्लॉयमेंट देगी, ठीक है। अगला एम्प्लॉयज इंसेंटिव, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव टाइमली देगी, ठीक है। वर्किंग कंडीशन उसको अच्छी रहेगी कि एसी में बिठा रहे हैं, मस्त
ज़्यादा रैम वाला सिस्टम दे रहे हैं, एकदम फास्ट सिस्टम एनवायरनमेंट इंटरनेट वगैरह सब बढ़िया दे रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या है, टाइमली पे करेगी गवर्नमेंट को, टैक्स को अच्छे से मैनेज करेगी, लॉ को फुलफिल करेगी, सप्लायर के लिए टाइमली पेमेंट कर देगी, ठीक है, ये सब है। अब रिसोर्स डिपेंडेंट थ्योरी ये क्या कहती है, सॉरी ये वाली लास्ट है, ये पक्का लास्ट है, ठीक है। इस रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी ये क्या कहती है कि focuses on responsibility of the director management to bring resource and company need for company need for its business by maintaining healthy and sound relationship and linkage with the factors, ठीक है। कह रहा है कि जो भी आपका डायरेक्टर है या मैनेजमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो रिसोर्स की कमी होने ना दे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि रिसोर्स पे ही पूरा बिजनेस आपका डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आपका डायरेक्टर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सप्लायर से, एम्प्लॉय से, वर्कर से, इनसे अपना रिलेशन बना के रखे, ताकि आपके रिसोर्सेज में कभी भी कमी ना हो। और कंपनी की ग्रोथ एंड सर्वाइवल प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड ऑन रिसोर्सेज। कंपनी की ग्रोथ, सर्वाइवल और डिपेंडेंसी सारी किस पे डिपेंड है, रिसोर्स पे। तो रिसोर्स की कमी ना हो इसलिए वो रिलेशन बनाए रखता है, ठीक है। और इसके लिए वो किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, लैंड का प्रयोग कर सकता है, बिल्डिंग का प्रयोग कर सकता है, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट्स है उनका प्रयोग कर सकता है, स्किल्स जो भी उसने अटेन करी है, चाहे वो बेस्ट कॉस्ट निकालना हो या कॉस्ट अकाउंटिंग को आप बोल ही सकते हो, है ना, टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर आप बोल सकते हो, मतलब कुछ भी जो भी उसका स्किल है उसका यूज़ वो कर सकता है, रॉ मटेरियल वो नए नए ढूंढ सकता है, ठीक है। डायरेक्टर के रोल क्या है, इंसाइडर है, बिजनेस के एक्सपर्ट है, ठीक है, सपोर्ट स्पेशलिस्ट वो बनेगा, कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस वो करेगा, ठीक है। ये इसके रोल होते हैं, ठीक है, कि वो इंसाइडर की तरह काम करता रहेगा कंपनी में, है ना, कंपनी के भले की सोचेगा, बिजनेस का एक्सपर्ट बनेगा, सपोर्ट करेगा और कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। सरप्राइज 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 अभी और रहते हैं। मैं आपको लास्ट लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेशन थोड़ा लंबाई खींच रहा है, आई नो 40 मिनट ऑलरेडी हो गए, है ना। बस थोड़ा सा आपका पागल वाला बनाऊंगा, बस 2 बार, बस 2 बार, पक्का पक्का प्रॉमिस, इस बार बस 2 बार और, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांजेक्शन अ कंपनी डज विद इट्स एम्प्लॉय एंड आउटसाइड स्टेक होल्डर क्रिएट अ वैल्यू फॉर द कंपनी, ठीक है। कंपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन करेगी, चाहे वो अपने अंदर करे चाहे बाहर करे, उससे कंपनी की इमेज बनेगी कि कंपनी यार इतने सारे अपने ट्रांजेक्शन कर रही है तो कंपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सम कॉस्ट इन इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। इफ़ नो ट्रांजेक्शन इनकॉर्पोरेटेड, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं आई है पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट घटेगी, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन आपकी कम हो रही है तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट घट जाएगी, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी अगर मान लो कि ऐसे मैं बोलूँ, आपको एक प्रोडक्ट मंगाने में लगते हैं 100 रुपये, आपने साल के मंगाए 4,000 बार आपने प्रोडक्ट मंगाया अलग अलग, तो 4,000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया, 4 लाख हो गया। 4 लाख आपकी कॉस्ट बनी कि नहीं बनी, जरूर बनी। अगर उसकी जगह आप 4,000 एक ही बार मंगा लो तो आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी 100, तो आपका कॉस्ट घट रही है, तो कॉस्ट घट रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला है पॉलिटिकल थ्योरी, ये लास्ट थ्योरी, ये पक्का लास्ट थ्योरी। देखो अगला हमारा CSR चालू हो जाएगा, ये पक्का लास्ट थ्योरी है। कह रहे हैं डेवलपमेंट वोटिंग सपोर्ट फ्रॉम शेयर होल्डर रेदर देन परचेजिंग वोटिंग पावर। वोटिंग पावर खरीदने से अच्छा जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को वोटिंग राइट दे दो कि वो वोट कर दे, ठीक है। इससे आपकी कॉस्ट बच जाएगी, यही बोलती है बस पॉलिटिकल थ्योरी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट टुवर्ड्स द सोसाइटी। कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए क्या होती है उसको हम CSR बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज सच एज ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और रेंडर सर्विस फॉर द सोसाइटी, ठीक है। अपने ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करेगी, फाइनेंशियल का यूज़ करेगी या फिजिकली सोसाइटी की हेल्प करेगी, ठीक है। सोसाइटीज रिसोर्सेज आर स्कार्स, देयरफॉर बिजनेस हैव ड्यूटी टू रिप्लाई टू सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में जो स्कार्स हैं, हाँ, सोसाइटी में जो रिसोर्स है वो स्कार्स हैं, यानी उनकी पूर्ति पूरी नहीं है, वो कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, कम है वो, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।
तो ऐसे केस में जो बड़े बिजनेसेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, ड्यूटी बन जाती है कि वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के लिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या है आर्ग्यूमेंट इन फेवर, क्या क्या वो कर सकती है, बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज, अपनी अच्छी इमेज बना सकती है, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की ईजी अवेलेबिलिटी उसको मिलेगी। ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट इन फेवर कि अगर वो ऐसा करती है तो उसको क्या फ़ायदा, आप कहोगे यार CSR मैं करूँगा मेरा तो कॉस्ट जाएगा ना, पर इससे मुझे क्या फ़ायदा, तो उससे आपकी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी बनेगी, आपको जल्दी जल्दी फाइनेंस मिलेगा। यानी अगर आप बार बार सोसाइटी की सोचोगे तो सोसाइटी भी कहेगी यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा लगाओ। ठीक है, पैसा वापस मिल जाएगा, इमेज अच्छी बनती है, रेपुटेशन अच्छी होती है। ठीक है, बेटर टैलेंट एक्विजिशन, आपको बेटर टैलेंट मिलता है। ठीक है, अगला है आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि यार कंपनी का ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि मैं सोसाइटी का फायदा करूँ। ठीक है, जन कल्याण मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इफ बिजनेस फोकस ऑन CSR देन हाउ कैन दे अचीव देयर प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव, कि अगर बिजनेस CSR में फोकस करेंगे तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। अगर मान लो मैं कहूँ कि मुझे साल के एंड में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, अब वो 100 करोड़ के प्रॉफिट में अगर मैं 80 करोड़ ऐसे ही उड़ा दूँ तो मेरा तो प्रॉफिट 20 बच गया ना, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। ठीक है, सोसाइटी इज लार्ज, अ सिंगल बिजनेस कैन नॉट डू वेलफेयर फॉर। ठीक है, अब सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, अब एक बिजनेस कितनों की हेल्प कर लेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब देखो यहाँ पर कुछ प्रोविजन बनाए हैं कि किसको CSR कितना करना है। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 135 कहता है एवरी कंपनी हैविंग, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका या तो नेट प्रॉफिट 250 करोड़ हो, या फिर नेट वर्थ 500 करोड़ हो, या फिर टर्न ओवर 1000 करोड़ हो। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक केस चलेगा जो भी जल्दी फुलफिल हो जाए। ठीक है, उसको मैंडेटरी है अपने प्रॉफिट का 2% प्रॉफिट का CSR में डालना। कौन से 2%, लास्ट मतलब 3 ईयर का जो भी एवरेज बना है। ठीक है, अब बीच में अगर मान लो आप कह रहे हो कि 2020 में मेरा 100 करोड़ था, 2021 में 100 करोड़ था, 2022 में मेरा ज़ीरो हो गया, तो क्या 2022 में मैं CSR नहीं करूँगा, तो गवर्नमेंट कहते हैं नहीं आपको करना पड़ेगा। 2020 21 और 22 तीनों का आपको एवरेज निकालना है, जो कि बनता है अराउंड 66 का 66 तो बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि एवरेज बनता है आपका 200 डिवाइडेड बाय, एक मिनट में पॉज कर लेता हूँ, जो कि बनता है आपका 4 करोड़। तो गवर्नमेंट कहते हैं आपको 4 करोड़ का इस साल भी CSR करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 3 साल का एवरेज 2% है। ठीक है, तो इफ कंपनी फेल टू डू सो देन द फैक्ट हैव टू बी डिस्क्लोज विद द रीजन इन द बोर्ड। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो उसको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं कर पाई। ठीक है, और मैटर, ऐसे मैटर जिन पे CSR खर्च कर सकती है, कौन कौन से मैटर है। शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बताता है क्या क्या है। इरेडेसिंग हंगर, पॉवर्टी, मेलन्यूट्रिशन, इन पर वर्क हो सकता है। प्रमोटिंग एजुकेशन, मतलब ऐसे नहीं आपने अपनी मर्जी से किसी में भी पैसा लगा दिया और बोल दिया ये CSR है, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट बोल रही है इनमें से कुछ होगा तो ही CSR माना जाएगा। प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, वेलफेयर ऑफ विडोज, स्लम एरिया डेवलपमेंट, रूरल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, इन सबको क्या बोला जाता है CSR, अगर आपने इन पैसे लगाए तो ही CSR है। अगला है क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, 10 ईयर आप इससे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्थनेस ऑफ बोरोवर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन टू पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, किसी भी का भी कि वो कितना जल्दी आपका पैसा वापस कर सकता है। ठीक है, उसको ही कहा जाता है क्रेडिट रेटिंग। सबको पता है सिबिल स्कोर जैसे होता है हमारा, वैसे ही क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। इट इज़ एनालाइज्ड ऑफ क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप जिसको भी दे रहे हो उसका रिस्क कितना है, उसका बिजनेस का रिस्क कितना है, उससे वो एनालाइज होता है कि इसका क्रेडिट रेटिंग कितना होगा। ठीक है, रेटिंग इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किस किस बेस पे, अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, कितनी ये कंपनी अर्न कर रही है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ P&L। ठीक है, फाइनल पोजीशंस की क्या है बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैश फ्लो इसका कितना जाता है, पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री इसकी क्या रही है, कितना जल्दी इसने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, पास्ट बोरिंग इसकी कितनी रही है, प्रेजेंट बोरिंग इसकी कितनी है। ठीक है, यहाँ पर है CRA, कंपनी अप्रोच टीम इन्फो। ठीक है, कंपनी अप्रोच करती है CRA के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, वो उसको इंफॉर्मेशन देती थी कि इस कंपनी की इतनी CRA है, इतनी क्रेडिट रेटिंग इसकी है। ठीक है, फीचर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग की क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, असेसमेंट हो जाता है कि कितना इशूअर रीपे कर सकता है। ठीक है, अब आपके पड़ोसी वाले भैया हैं, आपको पता है उनको मैं 100 रुपये दूंगा, 100 रुपये वो वापस नहीं कर पाएंगे तो आप उनको 50 ही दोगे, है ना, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अगला
बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा पे बेस्ड होता है, तो इसलिए एक्यूरेट होता है। एक्सप्रेस सिंबल्स, ठीक है, ये आपके फिगर्स में सिम्बलाइज होता है, यानी आपको एग्जैक्ट फिगर्स की मिलती है, ठीक है। डन बाय एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इसको करते हैं इन द गाइडेंस नॉट रिकमेंडेशन अबाउट इन्वेस्टर, ठीक है। ये सिर्फ गाइडेंस होती है, ये रिकमेंडेशन नहीं होती कोई इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। ये बस गाइडेंस है कि जनहित में जारी, ये इसका क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है। बाकी रिकमेंडेशन नहीं होती इन्वेस्टर के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने बोल दिया तो बस है ये, ठीक है। इंडिया में टोटल 6 CRA है, 6 कंपनी ऐसी हैं जो कि CRA देती है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग देती है। कौन है? क्रिसिल, ICRA, फुल फॉर्म इनकी आगे लिखी हुई है, केयर, SMERA, ओनिक्रा और FITCH, ठीक है। इन तीनों की मुझे फुल फॉर्म नहीं मिली कहीं, ठीक है, आपको मिलेगी तो बढ़िया, वरना बस इनका नाम लिखा लोगे काफ़ी है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस ये क्या है? पहला, एग्रीमेंट बिटवीन CRA एंड कंपनी, ठीक है, पहले एग्रीमेंट होगा, फिर CRA अपॉइंट करेगा एनालिटिकल टीम, फिर एनालिटिकल टीम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगी अबाउट द क्लाइंट, फिर एनालिटिकल टीम कंडक्ट करेगी मीटिंग विद एम्प्लॉय एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। फिर मीटिंग में रेटिंग कमेटी आपकी बनाई जाएगी, फिर कम्युनिकेशन ऑफ रेटिंग बाय CRA टू क्लाइंट, ठीक है। CRA आपको CRA और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन बाय क्लाइंट, ठीक है। फिर लास्ट में इंफॉर्मेशन टू पब्लिक अबाउट CR, ठीक है, फिर लास्ट में पब्लिक को CR बता दिया जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, आप पढ़ोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बस CRA और कंपनी के बीच में मीटिंग होगी, ठीक है, एक बीच में कमेटी बनेगी रेटिंग कमेटी, और लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और बाकी ये पार्ट है स्कैम का। स्कैम मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि स्कैम या स्टोरी भेजते हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली 2 टॉपिक आपको ये छोड़ रहा हूँ, एक स्कैम और एक NFRA, NFRA, ठीक है। ये NFRA आपके शिवदास में आपको शुरू मिल जाएगा, आई थिंक सो, कहाँ देखा था मैंने ये, एक मिनट, में देख लेता हूँ। NFRA आपको इसमें मिल जाएगा, आपके इसमें कोई नहीं, देख लेना आप यूट्यूब पे या कहीं से भी। NFRA वाला टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, और आपका ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ, स्कैम वाला, ठीक है। स्कैम वाला आप देख लेना, कुछ 10 मुश्किल से 8-9 स्कैम है, वही आप देख लेना, है ना। और NFRA आप देख लेना, बस ये 2 टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी सारा कवर्ड है। इतना कर लोगे तो बहुत है। ये दोनों नहीं करा क्योंकि ये बहुत लेंदी है, पर स्कैम मैं बोलूँगा स्कैम आप ज़रूर देख लेना, स्टोरी बेस्ड, ठीक है। स्कैम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने स्कैम नहीं कराए। और NFRA आने के चांसेस तो हैं, पर बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा, ठीक है। स्कैम आप ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच। आई थिंक इतना आपके पास होने लगा काफ़ी है, बस ऑडिट वाला ही कर लोगे, पहली वाली वीडियो 1 घंटे की, वही बहुत है। ये कर लिया, ये तो और भी बहुत है। थैंक यू सो मच मुझे अपना समय देने के लिए। बाय बाय।